चलिए दोस्तों, तो आ चुके हैं। चलो भाई। हाँ जी गजेंद्र जी। हाँ भैया जी, रवि बूदोन वाले। ठीक है। चलो जल्दी जल्दी से आ जाइए, और जो भी भैया नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है जल्दी से। ठीक है। और आज जो है हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं, हमारा टॉपिक जिक्र नाम है, ठीक है, जिक्र नाम क्या है? बाल गोविंद भगत। ठीक है। ये टॉपिक आज जो है हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है। चलो तो भैया, ये भाई साहब क्लास डिस्टर्ब करने आ गए हैं, चलो भगा दिए गए हैं। ठीक है। तो ये टॉपिक, इसका नाम है, ये हमारा दूसरा टॉपिक है गद्य खंड का। कौन से खंड का है भैया? गद्य खंड का टॉपिक है। ठीक है। जल्दी से सभी लोग आ जाओ, और जल्दी से क्लास को अपनी जो है शेयर कर दो अपने स्टूडेंट्स में, अपने भाई बहन में, अपने दोस्तों में, ताकि सभी लोग जो है क्लास ज्वाइन कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा जो है पढ़ने में मज़ा आए। ठीक है। विनय नामदेव जी, ठीक है, बिलोकर कुल MP। ठीक है भैया, आ जाओ क्लास में जल्दी से। आप पूछ रहे थे सर क्लास कब से लगेगी, कितने बजे तक लगेगी? तो आज क्लास अपनी जो है, आज और जो है 8 बजे से लगेगी। ठीक है। आज जो है और क्लास अपनी 8 बजे से लगनी थी, 8 बजे से अपनी क्लास जो है लगनी थी। अब कल की जो है अपन मैथ वाले सर जो हैं अभी नहीं हैं। जैसे ही बेटा गजेंद्र मैथ वाले सर आते हैं तो अपन मैथ की क्लास जो है करवाते हैं। ठीक है। हाँ, जैसे ही मैथ वाले टीचर्स आते हैं मैथ्स की क्लास स्टार्ट करवाते हैं। अभी अपन हिंदी पढ़ो। हिंदी का चैप्टर जो है अपना ये दूसरा है, जिसका नाम है बाल गोविंद भगत। तो भैया बाल गोविंद भगत क्या है, उनके बारे में जो है हमें पढ़ना है आज की क्लास में, समझना है। ठीक है। और हाँ, अरे नहीं भाई, रोना नहीं है, रो मत बेटा। ठीक है। सब करवाएंगे, मैथ भी करवाएंगे, संस्कृत भी करवाएंगे, IT भी करवाएंगे। किसी को रोने की ज़रूरत नहीं है, किसी को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। बढ़िया खुश होके अपन को जो है पढ़ने की ज़रूरत है बच्चा। ठीक है। रोने की तो ज़रूरत है ही नहीं। ठीक है। हाँ जी। ठीक है। तो जल्दी से एक काम कर दो, सबको शेयर कर दो। हाँ जी, सबको शेयर कर दो, और अपन जो है क्लास अपनी स्टार्ट करते हैं। तो भैया बाल गोविंद भगत जो है हमारा एक चैप्टर है, एक भैया हैं, ये हैं, ठीक है, व्यक्ति हैं। तो इनका स्वभाव बढ़िया है। ठीक है। कैसे इनके बारे में जो है हम पढ़ने वाले हैं। तो पहले जिन्होंने इस रेखा चित्र है ये, ठीक है, ये क्या है? रेखा चित्र है। ठीक है। रेखा चित्र है। ठीक है। ऐप पर भी मिल जाएगा गजेंद्र भैया। ठीक है। ये रेखा चित्र है। जो पहले हमने परसों की क्लास में पढ़ा था वो क्या था? कहानी था। और ये जो है हमारा क्या है? रेखा चित्र है। ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो, बाल गोविंद भगत जो है रेखा चित्र है। बाल गोविंद भगत जो है क्या है? रेखा चित्र है भैया। और इसके माध्यम से लेखक ने, किसने? लेखक ने। लेखक कौन है हमारे? लेखक है भैया राम वृक्ष बैनीपुरी। लेखक कौन है? राम वृक्ष बैनीपुरी जी जो है इसके लेखक हैं। ठीक है। तो इन्होंने जो है क्या किया है, एक ऐसे विलक्षण चरित्र का उद्घाटन किया है जो मनुष्यता, लोक संस्कृति और सामूहिक चेतना का प्रतीक है। नमस्ते राखी जी, स्वागत है आपका। ठीक है। काय का प्रतीक है? चेतना का प्रतीक है। काय का प्रतीक है भैया? चेतना का जो है प्रतीक है। ठीक है। ये जो है चेतना का प्रतीक है। चेतना मतलब होता है जागरूक करना। चेतना मतलब क्या होता है भैया? जागरूक करना। ठीक है। चेतना मतलब होता है जागरूक करना। ठीक है। वेशभूषा, पहनावा, ठीक है, किसी राज्य विशेष, किसी क्षेत्र विशेष का जो पहनावा होता है,
वो हो जाता है इसमें, ठीक है। तो ये है, ठीक है। हाँ, और बाह्य अनुष्ठानों से कोई सन्यासी नहीं होता है। सन्यास का आधार जीवन के मानवीय सरोकार होते हैं। बाल गोविंद भगत इसी आधार पर लेखक को सन्यासी लगते हैं। यह पाठ सामाजिक रूढ़ियों पर भी प्रहार करता है। इस रेखा चित्र की एक विशेषता यह है कि बाल गोविंद भगत के माध्यम से ग्रामीण जीवन की सजीव झांकी देखने को मिलती है, ठीक है। गांव में जीवन कैसा रहता है, गांव में जीवन किस प्रकार का रहता है, ठीक है, उस चीज की आप यहाँ पे बताई जा रही है, ठीक है, उस चीज को यहाँ पे बताया जा रहा है, ठीक है। चलो, तो ये है। अब हम जानते हैं कि भैया लेखक जो है हमारे राम वृक्ष बेनीपुरी जी हैं, ये कौन है, इनके बारे में थोड़ा सा अपन जो है जानकारी कर लेते हैं, ठीक है। हमारे राम वृक्ष बेनीपुरी जी जो है, कहाँ इनका जन्म हुआ, मतलब सीधी सी बात है यहाँ पे इनका लेखक परिचय, ठीक है। लेखक परिचय की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। लेखक परिचय की हम बात कर रहे हैं, तो लेखक परिचय में देखो भैया, लेखक जो है हमारे राम वृक्ष बेनीपुरी जी हैं, जो यहाँ पे उनकी जो है छवि यहाँ पे हमने लगा रखी है, ठीक है। हाँ सर, पहले चैप्टर 1 के डालो ऐप पर, बिल्कुल भाई ऐप पर भी डाल देंगे, सब कुछ करवा देंगे, टेंशन नहीं लो, थोड़ा सा टाइम दो, ठीक है। राम वृक्ष बेनीपुरी, ठीक है। राम वृक्ष बेनीपुरी जो है, इनका जन्म, कौन का, राम वृक्ष बेनीपुरी जी का जन्म बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के बेनीपुर गांव में सन 1899 में हुआ था, ठीक है। राम वृक्ष बेनीपुरी, हरिओम जी। राम वृक्ष बेनीपुरी जी का जन्म जो है बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के बेनीपुरी गांव में हुआ था, बेनीपुर गांव में हुआ था। उनका जन्म कब हुआ था, अगर हम सन की बात करें तो भैया 1899 में हुआ था, ठीक है। 1899 में हुआ था। माता पिता का निधन जो है बचपन में ही हो जाने के कारण, ठीक है, माता पिता का जो है निधन जो है बचपन में ही हो जाने के कारण जीवन के आरंभिक वर्ष जो है अभाव, कठिनाइयों और संघर्षों में बीते हैं, ठीक है। माता पिताजी का इनका निधन जो है बचपन में हो गया था, जिससे इनका जीवन जो है बहुत ही कठिन आभाओं, कठिनाइयों में जो है संघर्षों में बीता हुआ था। 10वीं तक की शिक्षा प्राप्त करने के बाद वे सन 1920 में उन्होंने कहाँ तक पढ़ाई की, 10वीं तक पढ़ाई की। फिर क्या किया उन्होंने 1920 के बाद, ठीक है, 1899 में इनका जन्म हुआ, ठीक है, 1899 में इनका जन्म हुआ और 1920 में जो है 10वीं की इनकी शिक्षा कंप्लीट हो गई 1920 से, ठीक है। और उसके बाद वो जो है राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन से सक्रिय रूप से जुड़ गए। कौन से आंदोलन से जुड़ गए भैया, राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन। कौन सा आंदोलन था, राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन, ठीक है। हाँ गजेंद्र भैया जो पढ़ा रहे हैं पहले भैया वो पढ़ लो, समझ लो, ठीक है। सक्रिय रूप से जुड़ गए मतलब एक्टिव रूप से जो है भैया जुड़ गए। कई बार जेल भी गए भैया, राम वृक्ष बेनीपुरी जी कई बार जेल गए और उनका देहवासन जो है 1968 में हुआ, ठीक है। 1968 में हुआ मतलब 68 वर्ष की उम्र पाकर ये जो है स्वर्गवास हो गया, इनका निधन हो गया, ठीक है। तो 1968 में जो है इनका निधन जो है हो गया, ठीक है, निधन हो गया। फिर इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद की अपन जो है मतलब इनके जीवन की और घटनाओं के बारे में जानते हैं। इनकी क्या है, इन्होंने 15 वर्ष की अवस्था में बेनीपुरी जी की रचनाएं पत्र पत्रिकाओं में छपने लगी थी, ठीक है। 15 वर्ष की अवस्था थी इनकी, ठीक है, 15 वर्ष की अवस्था थी और 15 वर्ष की अवस्था में इनकी जो है रचनाएं पत्र और पत्रिकाओं में छपने लगी थी, ठीक है। तो 15 वर्ष की अवस्था में इन्होंने ये काम करना स्टार्ट किया था। वे बेहद प्रतिभाशाली पत्रकार थे। वो हैं भैया जो हैं बहुत ही वैभवशाली, बहुत ही प्रतिभाशाली जो हैं पत्रकार थे, संपादक जी थे, ठीक है। उन्होंने अनेक दैनिक, साप्ताहिक एवं मासिक पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया, ठीक है। उन्होंने कई, कुछ मासिक, कुछ दैनिक, कुछ साप्ताहिक पत्र पत्रिकाएं जो होती हैं, मैगजीन जिन्हें अपन बोल सकते हैं, तो इनका इन्होंने क्या किया है, इन्होंने संपादन किया है, मतलब इनको लिखा हुआ है, ठीक है। चलो
तो इतना हो गया। अब जिनमें कौन कौन से हैं, जिनमें से कुछ निम्नलिखित हैं, जैसे तरुण भारत, ठीक है, तरुण भारत, किसान मित्र, बालक, युवक, योगी, जनता, जनवाणी, नई धारा उल्लेखनीय है। ये इनके जो हैं पत्र और पत्रिकाओं के क्या हैं भैया, नाम हैं। ये इनके जो हैं पत्र और पत्रिकाओं के जो हैं नाम हैं, ठीक है, ये जो है इनके पत्र और पत्रिकाओं के नाम हैं। गद्य की विविध विधाओं में, ठीक है, गद्य और पद्य हम आपको समझा चुके हैं, गद्य और पद्य जो है हम आपको जो है समझा चुके हैं, ठीक है, क्या होते हैं। तो गद्य की विभाव, ये लेखक, ये कवि नहीं है, ये चीज़ याद रखना, समझना बहुत अच्छे से कि ये भैया जो है कवि नहीं है, ये लेखक हैं, ठीक है, ये भैया हैं कवि नहीं हैं, ये लेखक हैं। तो ये जो है गद्य साहित्य में आएंगे, ठीक है। गद्य की विविध विधाओं में उनके लेखन को व्यापक प्रतिष्ठा मिली। उनका पूरा साहित्य बेनीपुरी रचनावली के 8 खंडों में प्रकाशित है, ठीक है, और उनकी रचना यात्रा के महत्वपूर्ण पड़ाव हैं, उनकी रचना यात्रा के महत्वपूर्ण पड़ाव हैं, ठीक है। पतितों के देश में, पतितों के देश में यह जो है इनका उपन्यास है, पतितों के देश में यह जो है इनका क्या है भैया, यह उपन्यास है, ठीक है, उपन्यास है। चिता के फूल, चिता के फूल, ये जो है भैया इनकी कहानी है, चिता के फूल, चिता के फूल इनकी कहानी है। पतितों के देश में क्या है भैया, उपन्यास है, क्या है, उपन्यास है। और चिता के फूल जो है इनकी कहानी है। अम्बपाली, अम्बपाली क्या है, इनका नाटक है। माटी की मूर्तें रेखा चित्र है, और अभी जो हम पढ़ रहे हैं वह भी क्या है भैया, रेखा चित्र है, क्या है, रेखा चित्र है, ठीक है। हाँ, बाल गोविंद भगत भी भैया क्या है, रेखा चित्र है, ठीक है। पैरों में पंख बांधकर, यात्रा वृतांत है। यात्रा वृतांत क्या होता है, जब लेखक कोई यात्रा करते हैं और उस यात्रा को विस्तार से समझाते हैं, वर्णन करते हैं उसका, तो उसे कहते हैं यात्रा वृतांत। क्या कहते हैं भैया, यात्रा वृतांत कहते हैं। जंजीरें और दीवारें, जंजीरें और दीवारें भैया ये संस्मरण हैं, ठीक है। उनकी रचनाओं में स्वाधीनता की चेतना, मनुष्यता की चिंता और इतिहास की युगानुरूप व्याख्या है, युगानुरूप व्याख्या है। विशिष्ट शैलीकार होने के कारण उन्हें कलम का जादूगर कहा जाता है, ठीक है। क्यों कहा जाता है, विशिष्ट शैलीकार होने के कारण उन्हें जो है कलम का जादूगर कहा जाता है। अगर आपसे हिंदी की परीक्षा में आपसे पूछा जाए कि भैया बताओ, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भैया बताओ कलम का जादूगर किसे कहा जाता है, कलम का जादूगर किसे कहा जाता है, ये क्वेश्चन जो है आपसे पूछा जा सकता है। तो आप क्या कहेंगे भैया, कलम का जादूगर किसे कहा जाता है, किसे कहा जाता है, जल्दी से उत्तर दीजिए भैया, जल्दी से उत्तर दीजिए, किसे कहा जाता है कलम का जादूगर, जल्दी से भैया उत्तर दीजिए आप लोग, कलम का जादूगर किसे कहा जाता है। यस सर, समझ में आ गया है बेटा, समझ में आ गया है, उत्तर दो, किसे कहा जाता है। अभी हमने आपको पढ़ाया है कलम का जादूगर किसे कहा जाता है, तो बताओ किसे कहा जाता है कलम का जादूगर। हरिओम बेटा, मैसेज कर लेना आप, ठीक है, 7 बजे से क्यों नहीं पढ़ते हैं, उसका जवाब हम आपको मैसेज पर रिप्लाई कर देंगे, ठीक है। हाँ, ठीक है, तो जल्दी से बताओ भैया कलम का जादूगर किसे कहा जाता है, कलम का जादूगर किसे कहा जाता है। अगर आप लोगों को समझ में आ गया है सही तरीके से तो जल्दी से बता दो, ठीक है। कलम का जादूगर किसे कहा जाता है, अब भी हमने लास्ट में ही बताया है, बाल गिविंग भगत को नहीं कहा जाता है। पंकज ठाकुर, पंकज ठाकुर का बहुत ही शानदार जवाब है, पंकज ठाकुर का, पंकज भैया कहाँ से हो, लगता है आप पहली बार क्लास में आए हो। पंकज ठाकुर का बहुत ही शानदार जवाब है राम वृक्ष बेनीपुरी, राम वृक्ष
बेनीपुरी को कहा जाता है? राम वृक्ष बेनीपुरी को कलम का जादूगर कहा जाता है। ठीक है, हाँ, राम वृक्ष, ठीक है, राम वृक्ष। पंकज भैया बताओ कहाँ से हो आप, जरा अपना इंट्रोडक्शन दो हमें, आज हम आपको पहली बार क्लास में देख रहे हैं। ठीक है, जल्दी से बता दीजिए कहाँ से हो। ठीक है, तो राम वृक्ष बेनीपुरी, अगर आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा गया कि भैया बताओ कलम का जादूगर किसे कहा जाता है, तो आप कहेंगे सर कलम का जादूगर जो है राम वृक्ष बेनीपुरी जी को कहा जाता है। ठीक है, राम वृक्ष बेनीपुरी जी को कहा जाता है। चलिए भैया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर में क्या है इसके बारे में भी हम आपको विस्तार से समझाएंगे। हाँ, राखी बाल गोविंद भगत को नहीं कहा जाता है, राम वृक्ष बेनीपुरी जी को कलम का जादूगर कहा जाता है। ठीक है, चलो भाई, तो अब हम बात करें हमारा अध्याय जो है, हमारा चैप्टर जो है जिसका नाम है चैप्टर टू राम बाल गोविंद भगत। ये हमारे चैप्टर का जो है क्या है, नाम है। क्या है भैया, नाम है। ठीक है, तो चैप्टर का नाम क्या है, बाल गोविंद भगत, और इसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। बाल गोविंद भगत एक रेखा चित्र है मड़िया गौड़ से। ठीक है भाई पंकज, अच्छा, हाँ भाई समझ गए। बाल गोविंद भगत मझोले कद के गोरे चिट्ठे आदमी थे। बाल गोविंद भगत एक व्यक्ति थे, कैसे थे, गोरे चिट्ठे आदमी थे, मझोले कद के थे, 60 साल से ऊपर के हो गए हैं। ठीक है, 60 साल से ऊपर के हो गए हैं। अगर बात करें बाल गोविंद भगत क्या है, बाल गोविंद भगत की अगर हम बात करें तो बताओ भाई क्या है, बाल गोविंद भगत क्या है। ये जो चैप्टर है क्या है भैया, रेखा चित्र है, और रेखा चित्र है, संस्मरण है, क्या है, ठीक है, क्या है, व्यंग है, क्या है भैया बताओ जल्दी, बताओ भाई। हाँ, क्या है ये, रेखा चित्र है, संस्मरण है, या व्यंग है, कविता है, कहानी है, या फिर यात्रा वृतांत है, क्या है जल्दी बताओ क्या है। ये भी आपको क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, कि भैया बता दो ये जो है आप पढ़ रहे हो ये क्या है, बाल गोविंद भगत, जल्दी से बताओ क्या है। हाँ, सभी के आंसर का इंतजार है। हरिओम, बिल्कुल ठीक है, मड़िया गौड़ से है पंकज भैया। ठीक है, हाँ, विद्या रेखा चित्र है, वेरी गुड, क्या है, रेखा चित्र है। पंकज का जवाब बिल्कुल सही आया भैया, रेखा चित्र है, इसको बहुत अच्छे से समझ लो। ठीक है, जो कल हमने पढ़ा था नेताजी का चश्मा, ये क्या था, ये भैया कहानी थी। ठीक है, तो अब बाल गोविंद भगत जो है रेखा चित्र है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो भैया बाल गोविंद भगत जो है मझोले कद के गोरे चिट्ठे आदमी थे। उनकी उम्र जो है, उनकी एज की अगर हम बात करें तो वो 60 साल के हो गए थे। ठीक है, बाल उनके जो है पक गए थे। ठीक है, लंबी दाढ़ी या जटाजूट नहीं रखते थे। ठीक है, उनका स्वभाव ऐसा था कि वो बाबा नहीं बनते थे। ठीक है, बाबा नहीं बनते थे। हाँ, रेखा चित्र है गजेंद्र। ठीक है, तो वो जो है ये सभी चीजें नहीं करते थे, किंतु उनका चेहरा सफेद बालों से ही जगमगा किए रहता। ठीक है, उनका चेहरा जो है सफेद बालों से ही चमकता रहता था। ठीक है, क्या होता रहता था, चमकता रहता था। ठीक है, कपड़े बिल्कुल कम पहनते थे, कमर में एक लंगोटी मात्र, और सिर में कबीर पंथियों की सी कनपट्टी टोपी। ठीक है, कपड़े भैया कमर में एक लंगोटी मात्र कर पहनते थे, और सिर में जो है कबीर पंथियों वाली जो है टोपी पहनते थे, कबीर पंथियों वाली जो है टोपी पहनते थे। ठीक है, हिंदी की क्लासेस अटेंड करने के लिए बहुत ही कम बच्चे इंटरेस्ट ले रहे हैं बेटा। एक बात याद रखना, इंग्लिश में वर्ड साइलेंट होते हैं, लेकिन हिंदी में बिंदी भी बोलती है। ठीक है, सो हिंदी को जो है बिल्कुल भी लाइटली, हल्के में नहीं लेना है। ये चीज़ आप लोग याद रखना। सभी बच्चों से निवेदन है कि सभी बच्चे क्लास अटेंड किया करें। ठीक है, जब जाड़ा आता, जाड़ा मतलब जब ठंडे आती, ठीक है, गांव खेड़े की बातों में अपन क्या कहते हैं, जाड़ो लग रहा है। ठीक है, तो हमारी बुंदेली भाषा में कहते हैं जाड़ा, इसी को क्या बोलते हैं, ठंड, इसी को बोलते हैं शीत ऋतु। ठीक है, शीत ऋतु इसको अपन बोलते हैं। ठीक है भैया, हाँ जी विनय।
ठीक है। एक काली कमली ऊपर से ओढ़े रहते थे, ठीक है, कंबलिया ओढ़े रहते थे काले कलर की, जब जाड़ा उनको लगता था तो क्या ओढ़े रहते थे, कंबलिया ओढ़ लिया उनने। मस्तक पर हमेशा चमकता हुआ जो है रामनंदी चंदन, मस्तक पे हमेशा जो है चमकता हुआ रामानंदी चंदन, जो नाक के एक छोर से ही औरतों के टीके की तरह शुरू होता था, ठीक है। जो वो जो है टीका लगाते थे, चंदन लगाते थे, क्या लगाते थे भैया, चंदन लगाते थे। गजेंद्र जी 75 में से 49 आया, वही बोल रहे हैं कि भैया हिंदी में, हाँ हिंदी को आपको लाइटली लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, अच्छे से सीन। गले में तुलसी की जड़ों की एक बेडोल माला बांधे रहते थे। और भैया उनका स्वभाव कैसा था, गले में भैया वो तुलसी की माला जो है बांधे रहते थे। हाँ गजेंद्र समझ सकते हैं, ठीक है, बांधे रहते थे। ऊपर की तस्वीर से यह नहीं माना जाए कि बाल गोविंद भगत साधु थे, लेकिन जो उनका जो था भैया, जो उनका पहनावा था, उससे हमें ये नहीं मानना है, हमें ये नहीं कहना है कि भैया वो कौन थे, साधु थे। वो साधु बिल्कुल नहीं थे, साधु जो है वो बिल्कुल भी नहीं थे, ठीक है। इंटरनेट थोड़ा सा प्रॉब्लम करने लगा है, चलो भाई 1 मिनट थोड़ा सा चेक कर लें क्या प्रॉब्लम आ रही है नए इंटरनेट बाबा जी को। हाँ, तो वो साधु बिल्कुल भी नहीं थे, साधु बाबा बिल्कुल भी नहीं थे। वो क्या हुआ, इंटरनेट महाराज थोड़े से डाउन हो गए। एक मिनट, जस्ट अ मिनट। चलो भाई, लाइट आने जाने की वजह से थोड़ा सा कर रहा है। 7 से, अच्छा 8 बजे से नींद, कल परसों से लगने लगेगी वो, हरिओम परसों से लगने लगेगी, ठीक है। चलो, तो भैया उनको जो है साधु नहीं थे, ठीक है, साधु नहीं थे, नहीं बिल्कुल ग्रस्त, ठीक है, उनका दोनों का था, ठीक है, उभयनिष्ठ थे, वो उभयनिष्ठ थे बिल्कुल भैया। हरिओम 7 से पढ़ाएंगे, कोई टेंशन नहीं लो, ठीक है। वो उभयनिष्ठ थे, साधु भी थे और गृहस्थ थे। उनकी गृहिणी की तो मुझे याद नहीं, उनके बेटे और पतोहू, पतोहू भैया हम उनकी बहू को बोलते हैं, ठीक है। जो उनके बेटे की पत्नी होती है, जो उनके बेटे की पत्नी होती है, उसको जो है क्या बोलते हैं, पतोहू बोलते हैं। थोड़ी खेतीबाड़ी भी थी भैया, खेतीबाड़ी वाले भी आदमी थे। एक अच्छा साफ सुथरा मकान भी था, एक अच्छा साफ सुथरा जो है मकान भी था। किंतु खेतीबाड़ी करते, परिवार रखते भी बाल गोविंद भगत साधु थे। साधु की सब परिभाषाओं में खरे उतरने वाले थे। कबीर साहब को साहब मानते थे, कबीर साहब को क्या मानते थे, साहब मानते थे। उन्हीं के गीतों को गाते थे, उन्हीं के आदेशों पर चलते थे। किसको, किसका अनुसरण करते थे भैया, बाल गोविंद भगत जी जो हैं कबीर जी का अनुसरण करते थे। कभी वो झूठ नहीं बोलते थे, खरा व्यवहार रखते थे, किसी से भी दो टूक बात
नहीं करते थे, संकोच भी उसमें नहीं करते थे। ठीक है, कि ना किसी से खामखाह झगड़ा मोल लेते, ना किसी चीज की नहीं छूते। ठीक है, ना बिना पूछे व्यवहार में लाते, इस नियम को कभी इतनी बारी तक से तक ले जाते कि लोगों को कुतूहल होता कि वह दूसरों के खेत में शौच के लिए भी नहीं बैठते थे। तो भैया देखो कितने अच्छे आदमी थे। ठीक है, किसी के खेत दूसरे के खेत में कुछ नहीं करते थे, जो कुछ खेत में पैदा होता सिर पर लाद कर सबसे पहले उसे साहब के दरबार में ले जाते। उनके घर से 4 कोस दूर पर था एक कबीर पंथी मठ से, मतलब वह दरबार में भेंट रूप रख लिया जाकर प्रसाद रूप में जो उन्हें मिलता उसे घर पर लाते और उसी से गुजार चलाते अपना। ठीक है, लाइट के बार बार आने जाने से थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ठीक है, लाइट बार बार आ रही है, बार बार जा रही है, तो इससे थोड़ी सी परेशानी हो रही है। ठीक है, तो बाल गोविंद भगत भैया बहुत ही खरे किस्म के आदमी थे, ना किसी से मतलब रखते थे ज्यादा, ना किसी की कोई चीज यूज करते थे बिना, ठीक है, बिना पूछे किसी से कोई चीज यूज नहीं करते थे, ना ही कोई भी चीज व्यवहार में लाते थे बिना पूछे। और यहां तक कि यहां पे बताया गया है कि भैया दूसरे के खेत में तो सोच तक के लिए भी नहीं बैठना है उनके लिए। ठीक है, इतना था उनका। ठीक है, तो और जब उनका जो खेत में से जो पैदावार होती थी, उनकी जो फसल होती थी, तो वो खुद जो है जाकर अपने सिर पर लाद कर लाते थे और साहब कबीर साहब के पास जो है ले जाते थे, और जिस प्रसाद के रूप में जो कुछ रख लिया और जो कुछ प्रसाद के रूप में दे दिया उन्हें, तो उन्हीं से जो है गुजर बसर चढ़ाते थे। ठीक है, तो इन सबके ऊपर मैं तो मुग्ध था, उनके मधुर गान पर जो सदा सर्वदा ही सुनने को मिलते थे। कौन बोल रहा है? इनके सब के ऊपर मैं, मतलब कब लेखक जी यहाँ पे बोल रहे हैं। कौन बोल रहे हैं भैया? लेखक जी जो है बोल रहे हैं। ठीक है, लेखक जी जो हैं बोल रहे हैं कि उनके गानों में ही मन लगा रहता था हमारा। ठीक है, उनके गानों में ही मन लगा रहता था, जो वो हमेशा सुनाते रहते थे, जो हमेशा वो सुनाते रहते थे। कबीर के वे सीधे साधे पद, ठीक है, जो कबीर साहब ने वो सीधे साधे पद लिखे हैं वो सुनाते रहते थे, जो उनके कंठ से निकलकर सजीव ओ उठते हैं। जो उनके कंठ से, मतलब किनके कंठ से भैया? मतलब बाल गोविंद भगत के कंठ से निकलकर, क्या निकलकर? कबीर साहब के पद। ठीक है, आषाढ़ की रिमझिम है, आषाढ़ में जो रिमझिम बारिश होती है वो आषाढ़ की रिमझिम, आषाढ़ की रिमझिम जो है गांव गिर रही है, समूचा गांव खेतों में उतर पड़ा है। समूचा गांव जो है कहीं हल चल रहे हैं, कहीं रोपनी हो रही है, धान के पानी भरे खेतों में बच्चे उछल रहे हैं, औरतें कलेवा लेकर मेड़ पर बैठी हैं। कलेवा मतलब क्या भैया? कलेवा मतलब बताओ। कलेवा मतलब वो होता है हमारे बुंदेलखंडी में, हमारे बुंदेलखंड इलाके में जो है कलेवा को दोपहर का खाना कहा जाता है, जिसे अपन लंच बोलते हैं। ठीक है, जो हमारा लंच 10, 11, 12 बजे से लेकर 2 बजे तक चलता है। ठीक है, कलेवा। ठीक है, इसको अपन भी बोलते हैं। ठीक है, और फिर बयारू होती है। ठीक है, हमारे बुंदेलखंड में फिर क्या होते भैया? बयारू होते हैं। बयारू कब है? रात में होते हैं। ठीक है, जब आदमी सब जन फ्री होके अपने घरे आते हैं, फिर उसके बाद बयारू करते हैं, और सुबह टाइम जो है कलेव करते हैं। ठीक है, हाँ, ठीक है, तो वो भैया कलेव करत हैं, तो को कलेव बोलत हैं। हाँ, कहाँ बैठी हैं भैया? मेड़ पे बैठी हैं। मेड़ आप उन्हें सब जने जानत हुई हो। ठीक है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। बुंदेलखंडी में अगर हम इसको पढ़ा है तो बहुत ज़्यादा मजा आए। ठीक है, तो आसमान बादल से गिरा है आषाढ़। आषाढ़ जो है जुलाई, जून से जून जुलाई का जो सीजन होता है, मिडिल जून, 15 जून से लेकर जुलाई तक का जो सीजन होता है, धूप का वहाँ पे कोई नाम नहीं रहता उस टाइम पे। ठंडी पुरवाई चल रही, मतलब हवा चल रही है। ऐसे ही समय आपके कानों में एक स्वर तरंग झंकार सी कर उठी। यह क्या है? यह कौन है? यह पूछना ना पड़ेगा।
बाल गोविंद भगत समूचा शरीर कीचड़ में लिथले अपने खेत में रोपनी कर रहे हैं, मतलब पौध लगा रहे हैं। ठीक है, बाल गोविंद भगत जो है कीचड़ में लिपटे हुए भैया क्या लगा रहे हैं, मैं वो रोपनी कर रहे हैं। ठीक है, और उनकी अंगुली एक एक धान के पौधे को पंक्तिवत खेत में बिठा रही है। वो अपनी उंगलियों से धान की रोपनी कर रहे हैं और धान को पंक्तिवत जो है वहां पे बैठा रहे हैं। उनका कंठ एक एक शब्द को संगीत के जीने पर चढ़ाकर कुछ को ऊपर स्वर्ग की ओर भेज रहा है। उनका कंठ जो है कबीर साहब की भजन में लिप्त है। ठीक है, हाँ भैया लिप्त है। ठीक है, और कुछ को इस पृथ्वी की मिट्टी पर खड़े लोगों के कानों की ओर। ठीक है, बच्चे खेलते हुए झूम उठते हैं, मेड़ पर खड़ी औरतों के ओंठ कांप उठते हैं, वे गुनगुनाने लगती हैं, हलवाहों के पैर ताल से उठने लगते हैं, रोपनी करने वाली की उंगलियां एक अजीब क्रम से चलने लगती हैं। बाल गोविंद भगत का यह संगीत है या जादू है। मतलब वो जो है जब अपने संगीत में जो है उनका कंठ जो है झूमता है तो सभी महिलाओं का यह हाल होता है। महिलाओं में एक अलग सी ज्वाला प्रकट हो उठती है और वह जो है, हाँ सर उसे ब्यारी बोलते हैं, बिल्कुल रात के भोजन को ब्यारी बोलते हैं। ठीक है, हाँ, तो औरतें भी अपने आप को गाने से रोक नहीं पाती हैं और वे क्या करने लगती हैं, और वे भैया गुनगुनाने लगती हैं। कौन गुनगुनाने लगती हैं? जो मेड़ पर खड़ी जो है कलेवा लिए हुए महिलाएं हैं। ठीक है, तो वहां पे कभी हमारे लेखक जी पूछ रहे हैं, बाल गोविंद भगत का यह संगीत है या जादू? बाल गोविंद भगत का यह संगीत है या जादू? ठीक है, तो यहां पे बताया गया है कि भादों की वह अंधेरी अंधरतिया, भादों की वह अंधेरी अंधरतिया, मतलब भादों में जो रात होती है, भादों में जो रात होती है भैया, भादों की रात जो है बहुत ही काली रात होती है, बादल बहुत ही ज्यादा गरजते हैं। तो यहाँ पे भादों की बात की गई है। हमारे भादों में ही हमारे श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ था। ठीक है, ऐसा माना जाता है। श्री कृष्ण जी का भी भादों की काली रात में जो है अष्टमी के दिन उनका जन्म हुआ था, उसी रात की बात कर रहे हैं। अधरतिया, अर्धरात्रि मतलब रात के 12 बजे के समथिंग। अभी थोड़ी ही देर पहले मूसलाधार बारिश खत्म हुई है, बादलों की गरज, बिजली की तड़प। ठीक है, आपने कुछ नहीं सुना हो, किंतु अब झिल्ली की झंकार और दादरों की टर्र टर्र बाल गोविंद भगत के संगीत को अपने कोलाहल में डुबो नहीं सकती है। ठीक है, तो भैया क्या हुआ, आप बादलों की गरज नहीं सुनते। ठीक है, हाँ, और जो है मेढकों की जो है टर्र टर्र की आवाज जो है इनके जो है संगीत को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं कर सकती है। ठीक है, भादों की आधी रात्रि में जो पानी गिरता है और पानी गिरने के बाद में जो मेढक टर टर बोलते हैं, उनको सुनने में कितना अच्छा लगता है, लेकिन बाल गोविंद भगत जी को यह जो है कोई भी प्रभावित नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उनकी खंजड़ी डिमक डिमक बज रही है और वे गा रहे हैं। ठीक है, उनकी जो खंजड़ी है एक बाजक यंत्र होता होगा, हमें इसके बारे में जानकारी नहीं है। ठीक है, वे गा रहे हैं, गोदी में पियवा चमक उठे सखिया चेहकू उठे ना। हाँ, पिया तो गोद में ही है। ठीक है, वो गा रहे हैं। ठीक है, उनका ये गीत है, गीत की कुछ यहाँ पे पंक्तियां दी गई हैं। पिया तो गोद में ही है, किंतु वह समझती है वह अकेली है, चमक उठती है, चेहक उठती है। ठीक है, तो उनकी ये गाने के कुछ बोल हैं। ठीक है, उसी से भरे बादलों वाले भादों की आधी रात में उनका यह गाना अंधेरे में अस्कमात कौद उठने वाली बिजली की तरह किसे ना चौंका देता है। मतलब उनका ये गाना जो है उनका ये गाना भैया हर किसी को उस रात में चौंका देता है बिजली की तरह। अरे अब सारा संसार निस्तब्धता में सोया है, बाल गोविंद भगत का संगीत जाग रहा है। सभी पूरा कंप्लीट संसार जो है सो चुका है। ठीक है, हाँ भैया हरिओम, सो जाओ, थोड़ा सा आंखों में पानी मार लो, नींद नहीं आएगी। ठीक है, हमें अभी नींद नहीं आएगी, हम 11 के समथिंग सोएंगे सभी काम को खत्म करने के बाद में। ठीक है, और लेकिन बाल गोविंद भगत भैया जगा रहे हैं। ठीक है, जाग रहे हैं, जगा रहे हैं। ठीक है, तो ये है पुराना जो अपना, ठीक है, ये माहौल है उनका रहने का, उनके गांव खेड़े का माहौल है। ठीक है, और यहाँ पे
बता रहे हैं, जगा रहे हैं, संगीत उनका जगा रहा है, तो हरिओम भैया तुम भी जाग जाओ। ठीक है, तुम नहीं सो अभी, तुम्हें पढ़ने का टाइम है। तेरी गठरी में लागा चोर, मुसाफिर जाग जरा। ठीक है, मतलब तुम्हारी गठरी को चोर लाग गया है, तुम जाग जाओ। ठीक है, मुसाफिर मतलब कौन होता है? मुसाफिर मतलब राह में चलने वाला, जो एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए घर से निकल चुका है, वह जो है मुसाफिर होता है। ठीक है, अरे यार ये कीड़े और ज्यादा परेशान कर रहे हैं। चलो ठीक है, कार्तिक आया नहीं कि बाल गोविंद भगत की प्रभातियां शुरू हो गई, जो फागुन तक चला करती हैं। दिनों वह सवेरे, कार्तिक महीने मतलब कार्तिक जब अपनी जो दीपावली का टाइम ये आ रहा है। ठीक है, उठते ना जाने किस वक्त जाकर वह नदी को स्नान को जाते, गांव से 2 मील दूर, वहां से नहा धोकर लौटते और गांव के बाहर ही पोखरे के ऊंचे, पोखरे मतलब तालाब, ठीक है, तालाब मतलब सोचो भैया 2 किलोमीटर दूर नदी नहाने जाते। ठीक है, लोग नहाने जाते। ठीक है, हाँ ठीक है, 2 किलोमीटर 2 मील दूर ऊंचे भीड़े पर अपनी खंजड़ी लेकर बैठ जाते और अपने गाने टेरने लगते। ठीक है, मैं शुरू से ही देर तक सोने वाला हूं। ठीक है, हमारे लेखक कहते हैं कि भैया मैं शुरू से ही देर तक सोने वाला हूं, शायद मेरे जैसे हूं। क्लास कितने बजे खत्म होगी? क्लास अपनी बस 9 बजे खत्म होगी। जब ये टॉपिक खत्म हो जाएगा तो अपनी क्लास खत्म हो जाएगी, इसका कोई कंफर्म नहीं है। ठीक है, तो हम बता दे रहे हैं कि क्लास कितने टाइम में कंफर्म होगी। थोड़ा सा चैप्टर देख लें कितना और रह गया है। ठीक है भैया, 15 मिनट और, ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट और लगेंगे। 15 मिनट में अपनी क्लास जो है खत्म हो जाएगी। ठीक है, हाँ ठीक है, चलो खंजड़ी शायद तमूरा होगा। ठीक है, जानते हो आप लोग, रिया यादव 9 बजे, बिल्कुल भाई। ठीक है, खंजड़ी शायद क्या होगा, तमूरा होगा। ठीक है, खंजड़ी लेकर गाने। अब किंतु एक दिन माओ की उस दांत किटकिटाने वाली भोर में भी उनका संदेश मुझे पोखरे पर ले गया था। मतलब लेखक का माओ में कितनी ज्यादा ठंड पड़ती है आप लोग जानते हो। चैत बैसाख जेठ आषाढ़ सावन भादो कुआर कार्तिक, है ना, ये सारी आपको महीने आप लोगों को भी आने चाहिए। ठीक है, तो माओ में जो ठंड पड़ती है, उनमें दांत किटकिटाने वाली जो ठंड होती है, तो कवि को, जो हमारे लेखक हैं सॉरी, उनको जो है पोखरे के उस पर ले गया। कौन? उनका संगीत, किसका? बाल गोविंद भगत का। अभी आसमान के तारों के दीपक मुझे नहीं थे, आसमान के तारों के दीपक बुझे नहीं थे। हाँ, पूरब में लोही लग गई थी, मतलब पूरब में लोही लग गई थी, मतलब सूर्य भगवान आने वाले थे, जिसकी लालिमा को शुक्र तारा और बढ़ा रहा था। जिसकी लालिमा को हमारा एक भोर का तारा जिसे हम कहते हैं, भोर का तारा जिसे कहा जाता है, शुक्र तारे को भोर का तारा कहा जाता है। खेत बगीचा घर सब पर कुहासा छा रहा था, कोहरा छा रहा था सब जगह पर। ठीक है, हाँ, सारा वातावरण अजीब रहस्य से आवृत मालूम पड़ता था। उस रहस्यमय वातावरण में एक कुश की चटाई पर पूरब मोह काली कमड़ी ओले बाल गोविंद भगत अपनी खंजड़ी लिए हुए बैठे थे। उनके मुंह से शब्दों का तांता लगा था, उनकी अंगुलियां जो है खंजड़ी पर लगातार चल रही थीं। गाते गाते इतने मस्त हो जाते थे कि इतने सुरूर में आते, उत्तेजित होते कि मालूम होता अब वह खड़े हो जाएंगे। कमली तो बार बार सिर से नीचे सरक जाती थी। मैं जाड़े से कपकपा रहा था, किंतु तारे के छांव में मैं भी उनके मस्तक के श्रम बिंदु जब तक चमक ही पड़ते थे। ठीक है, तो ये भैया जो है बाल गोविंद भगत का नेचर है, नेचुरल नेचर है, चरित्र है। ठीक है, हाँ, तो देखो गर्मियों में उनकी संझा, ठीक है, कितनी उमस भरी शाम को ना शीतल करती। जब गर्मियां पड़ती तो गर्मियों में जो सांझ होती है, संझा होती है, ठीक है, संझा होती है जो अपनी मतलब क्या होता है, शाम। ठीक है, तो कितनी उमस भरी होती है, गर्मी लगती है यार, गर्मी लगती है, तो उसको भी वो क्या कर देते हैं, शीतल बना देते हैं। और संझा को भी क्या कर देते हैं, वो शीतल बना देते हैं। अपने घर के आंगन में बैठ जाते हैं। कौन बैठ जाते हैं? बाल गोविंद भगत अपने आंगन में जमकर बढ़िया बैठ जाते हैं संझा को। ठीक है, गांव के उनके कुछ प्रेमी भी जुट जाते थे। ठीक है, जो गांव के जो प्रेमी थे वो भी आ जाते थे। ठीक है, आ जाते हैं, बैठ जाते हैं।
ठीक है, खंजड़ियों और करतालों में की भरमार हो जाती है। एक पद बाल गोविंद भगत कह जाते हैं और उनकी प्रेमी मंडली उसे दोहारती तिहारती धीरे धीरे स्वर जो है ऊंचा होने लगता, एक निश्चित ताल और एक निश्चित गति से। ठीक है, तो शाम के टाइम में जो है, हाँ तुम तो जनवरी फरवरी जानती हो, ये भी जानो बेटा काम में आएंगे। ठीक है, तो जब वो बैठते थे संध्या को तो उनके प्रेमी भी आ जाते थे खंजड़ियां लेकर, और जो झूला तारें होती थी सब लेकर जो है वो आ जाते थे, और जो है एक ताल वो गाते थे और एक ताल हमारे बाल गोविंद भगत जी गाते थे। ठीक है, हाँ, तो आंगन जो है भैया बहुत ही अच्छा लगने लगता था। ताल स्वर के चढ़ाव के साथ श्रोताओं के मन भी ऊपर उठने लगते थे, धीरे धीरे मन तन पर हावी हो जाता था। ठीक है, होते होते एक क्षण ऐसा आता था कि बीच खंजड़ी लिए बाल गोविंद भगत नाच रहे हैं। ठीक है, लो कॉल आ रहा मम्मी का। ठीक है, तो आप लोगों ने भजन और ये सारी चीजें देखी होंगी। ठीक है, उनके साथ ही सबके तन और मन नृत्यशील हो उठे हैं। ठीक है, सबके तन मन जो है हो उठते थे, नाचने को मजबूर कर देते थे। ठीक है, सारा आंगन जो है संगीत की भरमार से ओतप्रोत है। संगीत की जो है बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष, जो उनका साधना का चरम उत्कर्ष है, उस दिन देखा गया जिस दिन उनका बेटा मरा। भैया बाल गोविंद भगत जो है उनकी संगीत साधना जो थी, अब उनकी लाइफ में आता है बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम। ठीक है, तो उनका जो है बेटा मर गया और उनका बेटा इकलौता था, वह कुछ सुस्त और बोधा सा था, किंतु इसी कारण बाल गोविंद भगत उसे और भी मानते थे। उसकी समझ में ऐसे आदमियों पर ही ज़्यादा नज़र रखनी चाहिए और प्यार करना चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा मतलब सुस्त था, ज़्यादा चंचल नहीं था। तो उनका बेटा, उनके बेटे के बारे में बता रहे हैं, क्योंकि ये निगरानी और मोहब्बत के ज़्यादा हकदार होते हैं। ठीक है, तो इन्हीं लोगों से जो है अपन को क्या करनी चाहिए, प्यार करना चाहिए, जो लोग थोड़े से शांत स्वभाव के होते हैं। ठीक है, हाँ, तो बड़ी साध से उनकी शादी करवाई थी। ठीक है, बड़ी साधु से उसकी क्या करवा दी, शादी करवा दी। पतोहू बड़ी ही सुभग और सुशील मिली थी। पतोहू मतलब बहू। ठीक है, पतोहू मतलब बहू, बेटे की वाइफ। ठीक है, घर की पूरी प्रबंधिका बनकर भगत को बहुत कुछ दुनियादारी से निवृत्त कर दिया था। उसने जो है उनका बेटा बीमार है इसकी खबर रखने की लोगों को कहाँ फुर्सत थी, किंतु मौत तो अपनी ओर सबका ध्यान खींचकर ही रहती है। ठीक है, तो बेचारा बीमार रहता था। ठीक है, हरिओम भैया क्यों दांत निकाल रहे हो तुम। ठीक है, तो इसकी जो बीमार रहता है इसकी खबर किसी लोगों को नहीं रहती है, लेकिन जब व्यक्ति दुनिया संसार छोड़कर हमें छोड़कर चला जाता है फिर बहुत सारे लोग आ जाते हैं। ठीक है, जब हमने सुना कि भैया, हमने सुना मतलब लेखक ने सुना कि बाल गोविंद भगत का बेटा मर गया है, तो उन्होंने देखा, कतूहल बस उनके घर गया और लेखक जो उनके घर चले गए और दंग रह गए। बेटे को आंगन में एक चटाई पर लिटाया है उन्होंने, बाल गोविंद भगत ने, और एक सफेद कपड़े से ढांक रखा है। वह कुछ फूल तो हमेशा ही रोपते रहते थे, उन फूलों में से कुछ तोड़कर उस पर बिखरा दिए हैं। फूल और तुलसी दल भी सिरहाने एक चिराग मतलब होता है दीपक जला दिया है। ठीक है, क्या जला दिया है, दीपक जला दिया है। और उसके सामने जमीन पर ही आसन जमाए गीत गाए चले जा रहे हैं। भैया ऐसा कहाँ होता है कि घर में कोई खत्म हो जाए, मर जाए, और आप गीत गा रहे हो, आनंद मना रहे हो। वही पुराना स्वर, वही पुरानी तल्लीनता। घर में पतोहू रो रही है, ठीक है, जिसे गांव की स्त्रियां चुप कराने की कोशिश कर रही हैं, किंतु बाल गोविंद भगत गाए जा रहे हैं। गाते गाते कभी पतोहू भी नजदीक जाते और उसे रोने के बदले उत्सव मनाने को कहते। अब वो भैया उत्सव मनाने को क्यों कहते, क्योंकि उनका मानना यह था कि आत्मा जो है परमात्मा के पास जो है पहुंच गई है। ठीक है, बिरहनी अपने प्रेमी से जा मिली,
ठीक है, भला इससे बढ़कर आनंद की कौन सी बात है। मैं कभी कभी सोचता यह पागल तो नहीं हो गए हैं, किंतु नहीं, वह जो कह रहे थे उसमें उनका विश्वास बोल रहा था। वह जो चरम विश्वास हमेशा ही मृत्यु पर विजयी होता आया है। ठीक है, बेटे के क्रिया कर्म में तूल नहीं किया, पतोहू से ही आग दिलवाई। ठीक है, पतोही से उनका जो है अंतिम संस्कार करवाया, और इसके बाद में जो है भाई को बुलाया, पतू के मतलब बहू के भाई को बुलाया, और उससे कहा कि भैया उसके साथ तुम चले जाओ। पतोही से कहा कि चले जाओ, और उसको आदेश दिया कि इसकी दूसरी शादी करवा देना। ठीक है, तो इधर पतोहू रो रो कर कहती है कि मैं चली जाऊंगी तो बुढ़ापे में कौन आपके लिए भोजन बनाएगा, बीमार पड़े तो कौन आपको एक चुल्लू पानी भी देगा। ठीक है, वो ऐसी करती है। मैं पैर पड़ती हूं, मुझे आपके चरणों से अलग नहीं कीजिए। लेकिन भगत जी का निर्णय अटल था। अब वो कहते हैं, कौन, भगत जी कहते हैं तू जा, नहीं तो मैं इस घर को छोड़कर चल दूंगा। यह उनकी आखिरी दलील, और इस दलील के आगे बेचारी की क्या चलती। ठीक है, इस दलील के आगे बेचारी की क्या चलती। वो अपनी बहू से कहते हैं कि तू चली जा, नहीं तो मैं जाकर जो हूं मैं घर छोड़कर चला जाऊंगा। ठीक है, अब वो सोच रहे हैं कि भैया इसकी उम्र कम है, इसकी उम्र भी ज्यादा है भैया, तो इसके लिए इसका जीवन कैसे कटेगा। ठीक है, तो इसके लिए दूसरी शादी करना ही उचित है, ऐसा उनका मानना था। ठीक है, और उस बेचारी की एक भी ना चली। बाल गोविंद भगत की मौत उन्हीं के अनुरूप हुई। ठीक है, वह हर वर्ष गंगा स्नान करने जाते। स्नान पर उतनी ही आस्था नहीं रखते थे जितना संत समागम और लोक दर्शन पर रखते थे। स्नान करने में ज्यादा आस्था नहीं रखते थे, संत समागम में विश्वास रखते थे। ठीक है, जितना पैदल ही जाते थे। करीब 30 कोस पर गंगा जी थी। साधु को संबल लेने का क्या हक, और गृहस्थ से किसी से भिक्षा क्यों मांगे। अतः घर से खाकर चलते, फिर घर पर ही लौटकर खाते, रास्ते भर खंजड़ी बढ़ाते, यहाँ गाते, जहाँ प्यास लगती पानी पी लेते। 4-5 दिन आने जाने में लगते, किंतु इन लंबे उपवास में वही मस्ती। अब बुढ़ापा आ गया था, अब उनका जो है बुढ़ापा आ गया था, किंतु टेक वही जवानी वाली। इस बार लौटे तो तबीयत कुछ सुस्त थी, खाने पीने के बाद भी तबीयत नहीं सुधरी। थोड़ा बुखार आने लगा, किंतु नेम व्रत को छोड़ने वाले नहीं थे। वही दोनों जून गीत, स्नान ध्यान खेती बाड़ी से देखना दिन दिन छींचने लगे। लोगों ने नहाने धोने से मना किया, आराम करने को कहा, किंतु हंसकर टाल देते रहे। उस दिन भी संध्या में गीत गाए, किंतु मालूम होता जैसे तागा टूट गया हो। माला का एक एक दाना बिखरा हुआ था। भोर में लोगों ने गीत नहीं सुना तो जाकर देखा बाल गोविंद भगत नहीं रहे, सिर्फ उनका जो है पंजर पड़ा है। ठीक है, तो इससे क्या आपको समझ में जो है आया, यह जो है अपना चैप्टर जो है पार्ट जो है यहाँ पे खत्म हो गया है। ठीक है, तो बाल गोविंद भगत भैया बहुत ही अच्छे स्वभाव के और मेहनत में विश्वास रखने वाले व्यक्ति थे, और खुद का काम स्वयं ही करने वाले व्यक्ति थे। ठीक है, हाँ बिल्कुल। ठीक है, चलो भाई, तो अपना ये जो है खत्म हो गया है। कल इसके अपन जो है क्वेश्चन आंसर कर लेंगे, कल नहीं मतलब परसों। ठीक है, और अपनी परसों से जो है सर आ जाएंगे तो और भी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, हाँ चलो, तो मिलते हैं कल की क्लास में, परसों की क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम। ठीक है, और आपको क्लास कैसी लगी कमेंट में, क्लास खत्म हो जाने के बाद में कमेंट छोड़कर जाया करो, जो हमारा मोटिवेशन बढ़ाता है, हमारा जो है उत्साहवर्धन करता है, और हमें कुछ नया करने के लिए, कुछ और आप लोगों को करने के लिए प्रेरणा देता है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आने वाली क्लासेस की जानकारी आपको मिलती रहे। धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में। ठीक है, हाँ भाई, गुड नाइट। चलो ठीक है।